हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th केमिस्ट्री का लुईस का अम्ल भस्म सिद्धांत या अम्ल क्षार सिद्धांत। भस्म को हम क्षार कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। कभी कभी लुईस का अम्ल भस्म सिद्धांत दे दिया क्वेश्चन में, या कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत, तो लोगों को कंफ्यूजन बन जाएगी कि भाई सर ने तो भस्म बताया था, क्षार तो हमने पढ़ा ही नहीं। या कि कोई बच्चा क्षार पढ़ लिया तो बोला यार क्षार हमने पढ़ा था, भस्म ही नहीं पढ़े। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लुईस का अम्ल भस्म सिद्धांत यानी अम्ल और क्षार को वर्गीकृत किया लुईस ने, जिनकी अवधारणा हम पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा था बच्चों आर्हीनियस। आर्हीनियस में बताया जो H पॉजिटिव आयन देगा वो अम्ल है यानी एसिड है, ठीक है। और जो OH नेगेटिव आयन देगा वो आपका बेस है, ठीक है। ये आपका बेस, एसिड और बेस, ये किसके आधार पर है बच्चों? ये आर्हीनियस के आधार पर है। इसके बाद हमने आपको समझाया था ब्रॉन्स्टेड-लारी के आधार पर कि प्रोटॉन दाता अम्ल है। क्या है? अम्ल है। और जो प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन ये दाता था, है ना, और दूसरा प्रोटॉन ग्राही जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो आपका क्षार है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट आ रहा है, लुईस का जो सिद्धांत है इनका इनसे थोड़ा अपोजिट है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर चलेंगे। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही मतलब एक प्रकार से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही मतलब जो ग्रहण करेगा, ऐसा कोई भी आयन अणु या मूलक जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सके, है ना, वो आपका कहलाएगा एसिड। क्या कहलाएगा बच्चों? एसिड। और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, ये ग्राही जो ग्रहण करेगा, ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की बात कर रहा हूं, जो ग्रहण कर सके वो एसिड है। और जो दाता होगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कि किसका? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो दाता होगा बच्चों वो आपका बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बस ये तीनों चीज हम कंपेयर कर दिए एक ही साथ। हमने आर्हीनियस के आधार पर H पॉजिटिव अम्ल, OH नेगेटिव बेस, प्रोटॉन दाता अम्ल, प्रोटॉन ग्राही क्षार बेस, ये हमारा ब्रॉन्स्टेड-लारी का सिद्धांत था। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सके, है ना, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सके वो आपका बेस अम्ल है, एसिड है। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके उसे हम बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं बच्चों? क्षार। तो थोड़ा सा पहले आप परिभाषा देख लो, इसके बाद इसका एक आध एग्जाम्पल हम कैसे इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और ग्राही को समझाते हैं। कि ऐसे अणु, आयन या मूलक जिनके केंद्रीय परमाणु को अष्टक पूर्ण करने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, मतलब जो ग्रहण कर सके, वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों? लुईस अम्ल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपका दिया है BCl3, ठीक। सबसे पहले बोरान की बात करें। बोरान के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 3, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन से क्रिया करेगा, हर एक क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बंध बना लिया। अष्टक के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस बोरान के पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ग्रहण हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉनों की अष्टक पूर्ण करने के लिए। थोड़ा बहुत समझ लिए तो सब कुछ खत्म, चीजें क्लियर है। कि भाई हमने कहा ये आपका बोरान है, इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए टोटल? 8। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध बनाया तो 6 हो गए। भाई 3 इसके पास खुद का और 3 क्लोरीन के साथ, तो अष्टक नियम का पालन करने लगा तो इसके पास 6 हो गए। भाई अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 2। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, इसलिए अम्ल है। एक हमने समझा दिया। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, बोरान, एल्यूमिनियम दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। इसके भी बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम, इसके भी बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये 3 क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ जोड़ दी, ठीक है। तो इसके पास कितने हो गए बाह्यतम कोश में? 6। टोटल चाहिए 8, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता है। तो ऐसा कोई भी स्पीसीज, अणु, आयन या मूलक जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता हो, अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता हो, अम्ल कहलाता है। इसके बाद जब हम क्षार की बात करते हैं, ऐसे अणु, आयन या मूलक जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण है और वहां पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिसे वो
दान भी कर सकता है, और दान करके भाई जब कोई भी इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो कमी होगी तो बंद बना लेगा भाई, कि हम इलेक्ट्रॉन दान तो करेंगे लेकिन बंद बना लेंगे। जैसे H2O की बात करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल है कि ऑक्सीजन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्सीजन का होता है 8, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हमारा 1s2 2s2, ये इस प्रकार से होता है बच्चों, 1s2 2s2 2p, कितना 2 2 4 और 4 8, इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बंध बन जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बिक गए इसके पास, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, ठीक है। और आप देखो ये 2 2 4 हो गया और 4 इसके पास स्वयं है। अब आप ऑक्सीजन को काउंट करो भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2, इधर 2 इलेक्ट्रॉन तो 4, और इधर 4 2 6 6 8, अष्टक पूरा कंप्लीट है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन युग्म देने की भी क्षमता भी रखता है कि इलेक्ट्रॉन हम निकाल करके सहसंयोजी बंध बना सकते हैं, ठीक। ये चीज होता है कि इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और अष्टक भी पूरा है। भाई ऐसे भी अणु है जिनके पास, या आयन मूलक हैं जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है, लेकिन जिसे वो दान कर दे और दान करने के बाद सहसंयोजी बंध बना ले, ठीक है। तो ये आपका क्षार का प्रवृत्ति है। जैसे यहाँ पर NH3 है, NH3 मतलब यहाँ पर देखो NH3, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ से हाइड्रोजन, तो 5 3 8 कंप्लीट हो गया भाई। 5 इसके पास खुद थे और 3 हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन, तो 5 3 8 हो गए। अब 8 पूरा कंप्लीट है, खत्म कहानी। लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन को दान करके NH4 पॉजिटिव आयन बनाता है कि नहीं बनाता? बिल्कुल। तो ये आपका क्षार हो गया। इस प्रकार से आपका लुईस के सिद्धांत के आधार पर, लुईस के अम्ल भस्म सिद्धांत की अवधारणा के आधार पर हमने बच्चों यहाँ पर अम्ल और क्षार को समझ लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।